नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। अखिलेश यादव के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई है आज। 2005 में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था अखिलेश यादव पर और 2007 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे सीबीआई को कि प्राथमिक जांच की जाए इस पूरे मामले को लेकर। आज इसी पूरे मामले पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, इसके लिए आज का दिन अहम है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की रहती है, सीबीआई की जांच की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो बड़ी अपडेट है, जहां आज 2005 से जुड़े हुए मामले में अखिलेश यादव के लिए आज का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि 2005 में उन पर आरोप लगा था आय से अधिक संपत्ति का, जिसके चलते सीबीआई को आदेश दिए गए थे 2007 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाए। और जांच के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले की। तो किस तरीके से आज इस पूरे मामले पर राहत मिलती है अखिलेश यादव को या वो और घिरते नजर आते हैं, ये आज खास रहेगा इस खास सुनवाई में। और लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर न्यूज़ 1 इंडिया की नजर भी बनी रहेगी। तो अखिलेश यादव के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई होगी आज। साथ ही 2005 में आय से अधिक संपत्ति का उन पर आरोप लगा था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिक जांच के आदेश दिए थे। तो अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की क्या दलील रहती है, सीबीआई किस तरीके से अपना जो रिपोर्ट है, जांच है, उसके जो अहम पहलू हैं वो सामने रखती है, और इन सब के अनुसार अखिलेश यादव पर क्या असर पड़ता है इस पूरे मामले का, इन दलीलों का, ये भी देखना खास है। तो ये आज महत्वपूर्ण सुनवाई है, जहां अखिलेश यादव के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई है आज। 2005 में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था उन पर। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, देखिए आज इस पूरे मामले की सुनवाई है, क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी इस दौरान, किस तरीके से इस पूरे 2005 मामले से जुड़े हुए और अखिलेश यादव की मुश्किलें इसके साथ बढ़ेंगी या उनको राहत मिलेगी, क्या कुछ संभावना? देखिए, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव के खिलाफ जो है अधिक संपत्ति रखने के मामले पर आज कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चूंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात करें, उनके बेटे अखिलेश यादव की बात करें, इन लोगों पर कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था। इसके बाद एक सीबीआई की जो जांच है वो शुरू हुई थी। चूंकि यादव परिवार के खिलाफ जो पूर्व कांग्रेस नेता है विश्वनाथ चतुर्वेदी जैसी पेशे से वकील भी है, उन्होंने एक याचिका डाली थी और इस पूरे मामले पर पिछली बार 5 दिसंबर 2022 को पिछले साल जो सुनवाई है वो भी हुई थी। और इस सुनवाई में यादव परिवार की ओर से जो वकील पेश हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से बंद करने के लिए कहा था और इसके आधार पे कहा था कि सीबीआई ने 2019 में हलफनामा दायर कर कह दिया है कि वो केस को बंद कर चुकी है। अब इस मामले में कुछ बचा नहीं है। सिब्बल की दलील का जो याचिकाकर्ता है विश्वनाथ चतुर्वेदी, उन्होंने सीधे तौर पर विरोध भी किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सीबीआई कोर्ट में झूठी जानकारी दे रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच है, उन्होंने कपिल सिब्बल की केस बंद करने की मांग को ठुकरा दिया था। और तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी मामला है। और ऐसे में एक नई तारीख दी गई थी, आज की तारीख दी गई थी। उस दौरान कहा गया था कि सर्दियों के बाद ये सुनवाई होगी और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देखना होगा क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है या क्या कुछ जो दलीलें हैं वो अखिलेश यादव की ओर से दी जाती है या जो विश्वनाथ चतुर्वेदी है उनकी ओर से दी जाती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली। बिल्कुल, और देखिए इसी के लिए आज का दिन बेहद ही ज्यादा अहम है। क्या समय निर्धारित किया गया है पीयूष, जब ये सुनवाई होगी? और देखिए, अगर हम बात करें तो दोपहर का समय बताया जा रहा है, करीब 11 से 12 बजे के आसपास ये जो सुनवाई है वो हो सकती है। क्योंकि
तमाम जो कागजी दस्तावेज की जो तैयारी करनी होती है आमतौर पर जब भी कोई सुनवाई होती है, तो उसको उसी प्रक्रिया में चाहे अखिलेश यादव के पक्ष की बात करें वकीलों की, या फिर जो याचिका करता है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि काफी महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं सुनवाई है वो होने वाली है। दलीलें जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर से भी दी जाएगी, अखिलेश यादव के पक्ष की ओर से दी जाएगी, उनके वकीलों की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही जो याचिका करता है, जिन्होंने आरोप लगाया है विश्वनाथ चतुर्वेदी, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं दलीलें दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का जो काम है वो कर रही है। ऐसे में जो अदालत है उसने कहीं ना कहीं जांच एजेंसी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, और उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये भी बताया गया था, सीबीआई ने कोर्ट को अपने जवाब में बताया था कि मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका है। तो निश्चित रूप से देखना होगा, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर आज सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुआ तो कोर्ट का थोड़ा सा सख्त रुख जरूर था, तो ऐसे में आज सुनवाई होगी, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले में कहता है। बिल्कुल ठीक है, इस सुनवाई पर नजर बना के रखिएगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर लखनऊ से। अतीक के गुर्गे बली पंडित को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बली पंडित को हिरासत में लिया है। अतीक की पत्नी के साथ वायरल हुआ था वीडियो में 2.5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी दिखाई दिया था। हत्याकांड से 5 दिन पहले का वीडियो सामने आया, जहां वीडियो में अतीक का गुर्गा बली पंडित भी दिखाई दिया था। हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ चल रही है। तो बली पंडित को हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में उसकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और इसी को लेकर पूछताछ की जा रही है। जहां इस पूरे हत्याकांड से पहले 5 दिन का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें भी बली पंडित नजर आ रहा है। साथ ही साथ अन्य आरोपियों के साथ शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो भी नजर आ रही हैं। ऐसे में उन पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अब लगातार पुलिस को उनकी भी तलाश है, ताकि इस पूरे मामले को खंगाला जा सके, इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके, क्योंकि लगातार अतीक अहमद पर आरोप लग रहे हैं और उनसे जुड़े हुए लोग इस पूरी योजना को अंजाम उन्होंने दिया, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले से, और ऐसे में एक एक करके पूछताछ की जा रही है। और अब अतीक अहमद के गुर्गे बली पंडित को हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। उसकी क्या भूमिका है उसको लेकर पूछताछ होगी। किस तरीके से जो अन्य शूटर्स हैं उनको वो जानता था, शाइस्ता परवीन को वो कैसे जानता था, ये तमाम बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जो कि बली पंडित से पूछे जाएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बली पंडित को हिरासत में लिया गया है, अब उससे भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। किस तरीके से पूछताछ होगी इस पूरे मामले में, क्या संबंध उसके अन्य शूटर्स के साथ हैं, ये भी बड़े सवाल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार जो यूपी पुलिस की टीमें हैं, साथ ही साथ जो एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें हैं, क्योंकि 22 टीमें लगातार पूरे प्रदेश भर में, साथ ही साथ प्रदेश के बाहर 2 देशों में भी छापेमारी कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जो 5 आरोपी हैं, जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर यह छापेमारी चल रही है। बली पंडित, चूंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शाइस्ता परवीन, साथ ही साथ साबिर अली, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य शूटर रहा है, वो उसके साथ उस वीडियो में दिखाई पड़ा था, जिसके बाद बली पंडित को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि हो सकता है कि उसके पास उन 5 शूटर्स जो फरार चल रहे हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा भी शामिल है, उनका कोई सुराग मिल सके। हालांकि शाइस्ता परवीन भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद लापता हैं और उनकी भी तलाश लगातार यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं कोशिशें लगातार जारी हैं कि जो भी शूटर्स थे, जो इस पूरे विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागे हुए हैं, और लगातार उनकी तलाश में छापेमारी पुलिस जगह जगह पर कर रही है। जो भी उनके मिलने वाले हैं या वो लोग जो उनको किसी तरीके की मदद पहुंचा सकते हैं, उनके साथ लगातार पुलिस का इंट्रोगेशन जारी है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछताछ में कहीं न कहीं सुराग निकाले जाएं कि आखिर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो शूटर्स कहां लापता हो गए। क्या वो उत्तर प्रदेश में है या कहीं बाहर चले गए, और अगर उत्तर प्रदेश में है तो उनको पनाह किसने दी, जब यूपी पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी इन आरोपियों को
पनाह देगा या मदद देगा, उसके खिलाफ भी कठोर एक्शन यूपी पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चीजें लगातार चल रही हैं। बली पंडित की हिरासत उसी क्रम में हुई है क्योंकि उसके साथ उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो आगे चीजें जानने की कोशिश है कि किस तरीके से यूपी पुलिस चीजों को आगे बढ़ाए। हो सकता है कि इनसे पूछताछ के दौरान कुछ सुराग मिले, कुछ चीजें मिले और पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को और ज्यादा जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल। तो देखिए, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एसके इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन की जो भूमिका है, कई सवाल उससे जो अनसुलझे हैं वो सुलझ जाएंगे अगर शाइस्ता परवीन पूछताछ के लिए आती है। हालांकि उन पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जिस तरीके से ये वीडियो मिला है और इससे पहले जैसे वो विक्टिम बनने का प्रयास कर रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने पत्र भी लिखा। इसके बाद अब जिस तरीके से ये वीडियो, सीसीटीवी फुटेज हाथ लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध है और कई ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछताछ में खुल सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जो पुलिस की जो जांच है उस जांच में बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। मसलन कि उमेश पाल की हत्या के लिए चाहे वो 14 फरवरी की डेट रही हो, 18 फरवरी की डेट रही हो, 21 फरवरी की डेट रही हो, उसके बाद 24 फरवरी, तो लगातार उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी और जो शूटर्स थे लगातार उसकी रेकी कर रहे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। हालांकि पहले 3 बार उनका जो पूरा रणनीति थी वो फेल हो चुकी थी, क्योंकि जहां जहां उमेश पाल रहे वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम थे, जिस वजह से वो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सके। हालांकि जब हत्याकांड हुआ उससे पहले भी चाहे वो शाइस्ता परवीन रही हो या अतीक अहमद का बेटा रहा हो, ये जो 5 शूटर हैं ये लगातार बैठकें कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में वो सारी चीजें पुलिस को पूछताछ के दौरान सदाकत से पता चली हैं कि इन सारी चीजों को लेकर बातचीत हो चुकी थी। इसमें अतीक अहमद साथ ही साथ उसका भाई अशरफ दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए इन मीटिंगों को संबोधित कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है और अंजाम देने के बाद कहां छिपना है, कौन व्यक्ति किसकी मदद करेगा, कैसे जब पुलिस छापेमारी करेगी तो छिपे रहना है। इन बहुत सारी चीजों के बारे में लगातार जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही थी। ये पुलिस जब इंट्रोगेशन कर रही है तो सारी चीजें निकलकर सामने आई। हालांकि सदाकत को पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो कि पुलिस अभिरक्षा में है। लगातार उससे पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं। जहां तक शाइस्ता परवीन का सवाल है, शाइस्ता परवीन लगातार अपने बेटे और उन शूटर्स के संपर्क में थी, उनसे बातचीत हो रही थी। तो सीधे तौर पर ऐसा संभव है कि जब ये सारा घटनाक्रम कहीं न कहीं रणनीति के तौर पर तैयार किया जा रहा था, उस दौरान शाइस्ता परवीन को पूरे मामले की जानकारी थी। हालांकि उनकी तरफ से एक पत्र जरूर अपने बेटे और अपने पति की सुरक्षा को लेकर लिखा गया था, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं जो इस हत्याकांड के समय के हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर वो शूटर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। तो सीधे तौर पर पुलिस की कार्रवाई लगातार पूरे मामले में किस तरीके से और साथ ही साथ पहलू दर पहलू खुलासे होते हैं, इसके इसी का इंतजार किया जा रहा है और असली दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रयागराज से अब खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई है आज, जहां सीजेएम कोर्ट में आज शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई होगी। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस बाल सुधार गृह से मांगा है जवाब। तो 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी सीजेएम कोर्ट में। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से। तो कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस बाल सुधार गृह से जवाब भी मांगा है। इसी के चलते अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है सीजेएम कोर्ट में। लगातार जो याचिका गई है, इस पूरी याचिका में क्या कुछ होने की आज संभावना? बिल्कुल, अगर हम देखें तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि बाकी जो उसके बेटे हैं उन पर भी कई आपराधिक मामले हैं, क्योंकि उसके 2 बेटे नाबालिग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। लगातार उनसे कई स्तर पर पूछताछ हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से इंट्रोगेशन किया गया। हालांकि उनको बाल सुधार गृह में रखा गया है, चूंकि धूमनगंज पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लिया गया था, जिसको लेकर शाइस्ता परवीन की तरफ से एक याचिका की गई थी। उस याचिका में यह कहा गया था
कि उनके बेटे नाबालिग हैं और उनका इस पूरे घटनाक्रम में कोई दोष नहीं है और ना ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी अपने आप को शामिल किया है, जिस वजह से उनकी हिरासत गलत तौर पर की गई है, जिसको लेकर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें धूमनगंज पुलिस और साथ ही साथ जो बाल सुधार गृह है उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। मतलब सीधे तौर पर पुलिस ये बताएगी कि उनको हिरासत में लेने के पीछे आखिर क्या वजह है, क्यों उनके बेटों को हिरासत में लिया गया है। चूंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और उनको पुलिस तलाश कर रही है, तो निश्चित है कि उनके वकील की तरफ से आज सीजेएम कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश उनके दोनों नाबालिग बेटों को लेकर दिए जाते हैं। हालांकि उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं लगभग सभी पर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और कई आपराधिक मामले लगातार उनके परिवार पर चल रहे हैं। चूंकि शाइस्ता परवीन खुद भी इनामी है, तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। बिल्कुल, सीजेएम कोर्ट के क्या फैसला, क्या निर्देश होते हैं, देखना होगा। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। बढ़ते आगे इसी के साथ अगली खबर लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के पहले चरण में बीजेपी जुटी हुई है। 10 करोड़ लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी है। 27,634 शक्ति केंद्रों पर अभिभाषण के विषयों पर संगोष्ठी शुरू। एक संगोष्ठी में 200 लोगों को शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया था। पहले चरण में शक्ति केंद्रों पर शुरू की गई है संगोष्ठी। 10 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसी के अंतर्गत। दूसरे चरण में आम जनता के बीच जाएगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं इसी के चलते। तो 2024 की ये बड़ी तैयारी है। पहले और दूसरे चरण में तैयारियां निर्धारित की गई हैं। 10 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। सीधा रुख करते हैं एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से 2024 को लेकर बीजेपी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है, जहां चरणबद्ध तरीके से तैयारी की जो पूरी योजना बनाई गई है, इसके तहत लगातार तमाम बड़ी बैठकें भी हो रही हैं। क्या इस बार नया देखने को मिल सकता है? बीजेपी अपनी रणनीति के तहत किस तरीके से लोगों को चौंकाने वाली है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जिनकी संख्या 80 है वो उत्तर प्रदेश से हैं और कहते हैं कि केंद्र का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये वजह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई भी दी, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या फिर 2019 का चुनाव रहा हो, जिस दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश की अहमियत को पूरी तरीके से समझ रही और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्मेंस खासतौर पर जो 2014 और 2019 के दौरान रही है वो 2024 में भी बरकरार रखी जाए, जिसको लेकर बीजेपी 10 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर टारगेट कर रही है। वो लोग हैं जिनको प्रदेश या फिर केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिला है। सीधे तौर पर कोशिश यही है कि इस पूरी संख्या को, जिनकी संख्या 10 करोड़ है, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाया जाए। चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सदन में हुआ था जिसमें मोदी सरकार की पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, विभिन्न मोर्चों पर क्या क्या काम हुआ, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, उज्ज्वला योजना हो, समग्र ग्राम विकास योजना हो, पेंशन योजना हो या आयुष्मान जैसी जो बड़ी योजनाएं हैं उनका लाभ किन किन लोगों तक पहुंचा है, ये सारी चीजें अभिभाषण में दी गई थी। तो जो भी अभिभाषण के अंश हैं वो पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जिसमें 10 करोड़ उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश है जो कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, ताकि उनके जरिए समाज में एक संदेश दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का लाभ सीधे तौर पर आम आदमी को मिला है। यही एक वजह है कि प्रदेश के 27,000 जो शक्ति केंद्र भारतीय जनता पार्टी के हैं उन पर यह आयोजन होगा, जिसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 6 पेज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिए गए हैं, जो वहां पर आए लोगों को पढ़कर सुनाएंगे और अगर किसी की कोई शंका है या कोई वो क्वेरी खड़ी करता है तो उसका समाधान भी स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। मतलब अगर किसी योजना को लेकर कोई व्यक्ति कोई सवाल खड़े करता है तो उसके जवाब भी इन अभियान के माध्यम से दिए जाएंगे। हालांकि यह पहला चरण है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे चरण में बीजेपी इन लोगों के साथ जमीन में उतरेगी, मतलब सीधे तौर पर लोगों के बीच जाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की जो चीजें रही हैं उनको लोगों के बीच शेयर करेगी, जिसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। जो वादे किए गए सीधा जो उपलब्धियां हैं और जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। किस तरीके से संदेश पहुंचाने की जो तैयारी है वो देखने वाली बात होगी कि जनता तक वो कैसे पहुंचता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे महोबा से अब खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री का आगमन। आज 4 लेन हाईवे की सौगात देंगे नितिन गडकरी। महोबा से बुंदेलखंड क्षेत्र को 4 लेन हाईवे की सौगात। 1180 करोड़ रुपए का महोबा कैमहा 46 किलोमीटर का मार्ग, 5029 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ा कार्यक्रम, आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 1180 करोड़ रुपए का महोबा कैमहा 46 किलोमीटर का मार्ग, 5029 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर है, ताकि उनका जो व्यापार है वो बेहतर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, तो यकीनन प्रभाव जो है उनके व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में जो महोबा वासी हैं, बुंदेलखंड वासी हैं, वो बेहद ही ज्यादा उत्साहित इसके लिए नजर आ रहे हैं। तो आज ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सौंपने वाले हैं। तो बड़ा ये पूरा कार्यक्रम, जहां 4 लेन हाईवे की ये सौगात दी जा रही है बुंदेलखंड वासियों को। आज 4 लेन हाईवे की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी देने वाले हैं। बिजनौर से अब खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिजनौर दौरा है। आज निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। पार्टी नेता की शादी में शिरकत करेंगे। अखिलेश यादव के आने पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो निजी कार्यक्रम के लिए बिजनौर दौरा है अखिलेश यादव का, जहां पार्टी नेता की शादी समारोह में वो शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, आशीर्वाद देने के लिए। साथ ही साथ अखिलेश यादव के आने पर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पूरी तरीके से मुस्तैदी भी नजर आ रही है। कन्नौज से अब खबर, जहां साइड न देने पर दबंग युवकों का बीजेपी नेता पर हमला। पथराव कर बीजेपी मंडल अध्यक्ष को घायल किया गया। जवाब में बीजेपी नेता के गांव वालों ने भी हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावरों पर दर्ज किया है मुकदमा। सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल पर हमला हुआ, जहां पुलिस ने हमलावरों पर दर्ज किया है मुकदमा। तो सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो साइड न देने पर दबंग युवकों का बीजेपी नेता पर हमला, जहां पथराव कर बीजेपी मंडल अध्यक्ष को घायल किया गया है। तो जवाब में बीजेपी नेता के गांव वालों ने भी हमला किया है। तो दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल पर हमला किया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर हमले में लोग शामिल रहे। पुलिस ने हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया है। सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर, किस तरीके से पथराव किया गया है, बीजेपी नेता पर हमला भी किया गया है? जी देखिए, जिससे उनकी बता दें कि साइड न देने पर दबंगों ने भाजपा नेता पर हमलावर हो गए, वहीं ईंट पथराव कर दिया। इस दौरान जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव नहीं किया। वहीं दबंग भाजपा नेता पर जो कि ईंट पत्थर बरसाते रहे, जिसके बाद भाजपा नेता घायल भी हो गए। हालांकि जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि मंजेश पाल को आनंद फानंद में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने भी बताया है कि अभियोग दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। जालौन से अब खबर, तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर हुई है। टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोची कोतवाली क्षेत्र के वरौदा खुर्द के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोंच कोतवाली क्षेत्र के बरौदा खुर्द के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। तो तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर हुई है। बड़ा ये हादसा हुआ है। टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई है, दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार ये टक्कर हुई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसी के साथ जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोंच कोतवाली क्षेत्र के बरौदा खुर्द के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर हुई है। टक्कर में दो लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जो दो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो जालौन से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आपस में टक्कर हुई है और टक्कर की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जहां दो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों की मौत हो गई है, दो लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कोंच कोतवाली क्षेत्र के बरौदा खुर्द के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।